गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज का जो हम लोगों का पहला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मतलब आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कौन कौन से कथन गलत है और कौन से कथन सही है। ठीक है, तो पहला कथन है कि यह व्यवस्था, स्टेटमेंट है 4, यह व्यवस्था सीधे किसानों के साथ की गई थी। सत्य है। किसान अपनी भूमि बेच सकते थे, बिल्कुल बेच सकते थे। भूमि राजस्व समय समय पर परिवर्तित किया जाता था, तो किया जाता था, एक बार में 20 से 30 वर्ष के लिए इसको किया गया था। समस्त भूमि का विस्तृत वर्गीकरण तुरंत किया गया था, ये गलत है। ठीक है, समस्त भूमि का वर्गीकरण तुरंत नहीं किया गया था, कुछ कुछ भूमियों पर अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारण कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें जो 1, 2, 3 आपके कथन है वो क्या है, सही है, और चौथा क्या है, गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्तमरारी बंदोबस्त का मुख्य प्रावधान निम्नलिखित में से क्या था? स्तमरारी मतलब कि अस्थाई बंदोबस्त की बात हो रही है यहाँ पे, जो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। वैसे इसको 1790 में ही इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन तब इसको 10 वर्ष के लिए किया गया था। लेकिन 1793 में इसको क्या कर दिया गया, अस्थाई कर दिया गया और सनसेट लॉ ला दिया गया और कहा गया कि जो भी सूर्यास्त से पहले भू राजस्व जमा नहीं कराएगा, उसकी जो जमींदारी वो नीलाम कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो प्रमुख प्रावधान था कि कंपनी का निश्चित लगान, ठीक है, मुख्य प्रावधान था कि अब कंपनी को एक निश्चित राजस्व मिलने लगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग आरंभ किया था? तो निशुल्क अंतर्देशीय व्यापार से लाभ एवं दीवानी राजस्व का अधिशेष, इस संबंध में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निवेश शब्द का जो प्रयोग है वो प्रारंभ किया था। ठीक है, ये प्रश्न आपके केवीएस पीजीटी में पूछा गया है। बाकी मैंने जो भी प्रश्न बनाता हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन ये मुझे याद था तो मैं आपको बता देता हूँ, ये केवीएस पीजीटी 2016 में शायद पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में ऊनी वस्त्रों का प्रथम आधुनिक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ये भी आपके पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो कानपुर में 1876 में सबसे पहले प्रथम आधुनिक कारखाना जो है ऊनी वस्त्रों का शुरू किया गया था। हालांकि ऊनी वस्त्र पहले से भी बनाए जाते थे, लेकिन कारखाने की जब बात आती है तो 1876 कानपुर में जो है प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था। जैसे सूती वस्त्र तो भारत में पहले भी बनते थे, लेकिन 1854 में कावस जी नाना भाई डाबर के द्वारा पहली आधुनिक फैक्ट्री लगाई गई थी। ठीक है, वैसे ही ये भी है। तो अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश राज्य के समय भारत में भयानक गरीबी का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो आपके सामने ऑप्शन है, आधुनिक उद्योगों का अपर्याप्त विकास, तो ये तो गरीबी का कारण था। भारत में विदेशी पूंजी का लगना, तो जब कोई पूंजी लगाता है तो रोजगार का सृजन होता है, तो ये गरीबी का कारण नहीं रहा होगा। ठीक है, ऊंची कर की दरें, ये भी गरीबी का एक कारण था, किसानों का शोषण हो रहा था। कृषि उत्पादन एवं देशी उद्योग का क्षरण। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि क्या कारण नहीं था, भारत में विदेशी पूंजी का लगना जो है जो कारण नहीं था। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका दूसरा है। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था? तो इसका जो विरोध है सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों लोग के द्वारा किया गया, क्योंकि वो लोग पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो हालांकि इसमें ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा जेबी कृपलानी जो है भारत की आजादी के समय जो है कांग्रेस अध्यक्ष थे। ठीक है, बाकी ऑप्शंस के बारे में अगर देखा जाए तो जो सी आर दास है, आप लोग देखेंगे कि 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। अहमदाबाद अधिवेशन के भी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, लेकिन उस समय जेल में होते हैं। तो हकीम अजमल खां प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, 1921 में 22 में ये अध्यक्षता करते हैं और कहते हैं कि हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध जाके संसद में करना चाहिए। ठीक है, जो भी उस समय की विधानसभा और केंद्रीय असेंबली वगैरह थी वहां पे जाके करना चाहिए। तो इसका कांग्रेस के द्वारा नकार दिया जाता है, क्योंकि ये लोग 1919 के एक्ट के तहत चुनाव नहीं लड़ रहे थे। ठीक है, तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं, कहते हैं कि हम कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी का गठन कर रहे हैं। तो ये स्वराज पार्टी बनाते हैं 1 जनवरी 1923 को। ठीक है, सी आर दास।
तो ये रहा सी आर दास के बारे में थोड़ा सा स्टोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, किसने शिकायत की थी कि भूराजस्व के दुष्प्रभाव ये तिहाई बंगाल वंचरों के निवास योग्य जंगलों में प्रत्यावर्तित हो गया है? ठीक है, तो भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारणों को यहाँ पे किसने ऐसे रखा था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रखा था और उसने कहा था कि लॉर्ड क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स ने जो काम किया बंगाल में, उससे जो है ये तिहाई बंगाल वंचरों के निवास योग्य जंगल में प्रत्यावर्तित या प्रतिवर्तित हो गया है। ठीक है, तो ये बात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कही है, जो आपके 1786 से लेकर 93 तक क्या रहता है, भारत का सॉरी बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। इस समय भारत का टर्म यूज करना गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्ट्रेची आयोग निम्नलिखित में से किससे संबद्ध था? तो स्ट्रेची आयोग जो लॉर्ड लिटन के समय में आता है, ये अकाल से संबंधित है। आप लोग देखेंगे कि लिटन के समय में 1878 से 80 के बीच में भयानक अकाल पड़ा था। ठीक है, तो ये अकाल से संबंधित है। हालांकि पहला आयोग जो है कैंपबेल आयोग है, जो 1866 में आया है। ठीक है, फिर उस समय जो है आपके हेनरी लॉरेंस जो है क्या है, भारत के गवर्नर जनरल है। ठीक है, सॉरी हेनरी लॉरेंस नहीं, जॉन लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस तो उनके भाई हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो जॉन लॉरेंस के समय में कैंपबेल आयोग आता है, जो पहला अकाल से संबंधित आयोग है 1866 में। उसके बाद देखेंगे आप फिर एक आयोग आएगा 1897 में, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में आता है, जिसको हम लोग लायल आयोग बोलते हैं। फिर एक कर्जन के समय में 1900 में आता है, जिसको हम लोग मैकडोनल आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर एक आता है 1944 में, जिसको हम लोग उडेड आयोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अकाल आयोग जो है आते हैं कब, ब्रिटिश भारत। ठीक है, इस स्ट्रेची आयोग किससे संबंधित है, अकाल से। ठीक है, अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर 1809 है, क्योंकि बैंक ऑफ कलकत्ता जो कि 1806 में बना था, उसका नाम बदल के 1809 में क्या कर दिया गया था, बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो बैंक ऑफ बॉम्बे है 1840 में बना, बैंक ऑफ मद्रास जो है 1843 में बना। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के प्रथम वैज्ञानिक आकलन के अनुसार 1931-32 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या थी? तो 62 रुपए थी, जो कि SKVR राव ने जो है निर्धारित करी थी। ठीक है, और आप लोग देखेंगे कि 1967-68 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, सबसे अधिक बोली लगाने वाले भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो इजारेदारी व्यवस्था की बात हो रही है, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा द्वैध शासन को समाप्त करके 1773 में ये प्रथा शुरू की गई थी। फिर 1700 और फिर पहले तो 1 वर्ष के लिए करता है, फिर 5 वर्ष के लिए उसको कर देता है, फिर वापस से 1777 से उसको 1 वर्ष के लिए लागू कर देता है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही किया गया है। अगला प्रश्न है, 1855 ईस्वी में सहारनपुर कानून किससे संबंधित था? तो महालवाड़ी व्यवस्था जो आप लोग देखेंगे, इसमें बार बार सुधार किया जा रहा है। 1819 में हार्ट मैकेंजी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। 1822 में रेगुलेशन 7 के तहत इसको लागू किया जाता है। 1833 में मार्टिन बर्ड इसमें सुधार करते हैं। फिर 1850 में आप देखेंगे कि डलहौजी के द्वारा इसके करों में कटौती की जाती है। फिर 1855 में एक सहारनपुर कानून है, उसमें भी लॉर्ड डलहौजी जो कहता है कि जो महालवाड़ी व्यवस्था है, उसमें जो कर की दर है वो 50% निर्धारित की जानी चाहिए। ऐसा उसने इस कानून में जो है इस क्या किया था, सुझाव दिया था। ठीक है, ये राजस्व से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण थे? तो कारीगरों की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को निर्यात वाले माल पर उच्च तटकर, गुणवत्ता उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता। तो सबसे बड़ा जो पतन का कारण था कि जो ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था माल पर, उससे वहां पर जो है बहुत ज्यादा तट कर पे चुंगी ली जा रही थी, मतलब तट कर उसको बोल सकते हैं, जिसको हम लोग अंतर्देशीय व्यापार में चुंगी बोलते हैं, वो लिया जा रहा था। ठीक है, आयात निर्यात कर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर इसका एक कारण था। ठीक है, जिससे कि भारत की वस्तुएं वहां पे महंगी हो जाती थी, लोग नहीं खरीदते थे। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बंदोबस्तों में से जमींदार भू राजस्व संग्रह कराने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में था?
तो किस बंदोबस्त में जमींदार जो है मध्यस्थ में था, तो अस्थाई बंदोबस्त में था, ठीक है। इसके अलावा मालवाड़ी में पूरे महाल का दायित्व था, रैयतवाड़ी में किसान से सीधे संपर्क था, अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार क्या था, उसके पास पावर था और वो टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता था, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है अस्थाई बंदोबस्त की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित था, तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मनरो इससे संबंधित हैं, ठीक है। तो केवल इसका ऑप्शन क्या होगा, 2 और 3। अलेक्जेंडर रीड 1792 में बारामहल मद्रास में सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था लेके आते हैं, बाद में उसको थॉमस मनरो के द्वारा 1820 में पूरे मद्रास में लागू कर दिया जाता है, बाद में फिर बंबई में कर दिया जाता है, ठीक है। तो केवल 2 और 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से कौन था, तो पहला वाणिज्यिक बैंक ये तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था जो 1770 में बना, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, और वो आप देखेंगे कि 1900 आते आते क्या होता है, अरे सॉरी 1800 आते आते खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बैंक ऑफ कलकत्ता जो कि 1806 में बना, जिसका 1809 में नाम बदल के बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया, ये पहला वाणिज्यिक बैंक था। इसके अलावा जो बैंक ऑफ बॉम्बे है 1840 में बना, और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में बना, और ये तीनों बैंक बंगाल, बॉम्बे और मद्रास को आपस में मिला दिया गया 1921 में, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, और यही आगे चल के स्टेट्स बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया, ठीक है, आजादी के बाद। अगला प्रश्न है, रजत रे तथा रत्न रेखा रे ने ग्रामीण समाज पर स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के प्रभाव की व्याख्या हेतु निम्नलिखित में से किस अवधारणा परिकल्पना को प्रतिपादित किया है, तो ये भी पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। उन्होंने इसको जोतदार परिकल्पना के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है, या प्रतिपादित किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1921 ईस्वी में गठित भारतीय वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, तो ये जो फिस्कल कमीशन या जो वित्त आयोग बना था, इसके अध्यक्ष जो है इब्राहिम रहीमतुल्ला थे, ठीक है। बाकी जो आपको ऑप्शन में चार्ल्स एटकिंसन दिख रहे हैं 1886 में जो एक कमेटी गठित की जाती है लोक सेवा आयोग पे रिपोर्ट देने के लिए, उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए कौन गवर्नर जनरल इलाहाबाद आया था, तो इलाहाबाद कौन आया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक आया था, जिसका कार्यकाल है 1828 से लेकर 1835, और यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है, ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और इसने जो है आके इस महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की समीक्षा की थी। आप लोग देखेंगे कि 1833 में उसके बाद कैप्टन रीड के द्वारा इसमें सुधार किया जाता है, और कैप्टन रीड को उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का क्या माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, लॉर्ड मिंटो के समय गठित किस आयोग ने स्थानीय स्वशासन तथा विकेंद्रीकरण पर सिफारिश की थी, तो एक शाही आयोग जो 1908 में बनता है, उसके द्वारा इस पर सिफारिश की गई थी। और अगर आप देखें कि कब भारत में आर्थिक विकेंद्रीकरण या स्थानीय स्वशासन की बात होना प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है, 1872 में जो है ये बात आई। उसने क्या किया, आर्थिक विकेंद्रीकरण करने का प्रयास किया, मतलब किसी एक ही जगह सत्ता का वर्चस्व नहीं होगा, उसने धन का अलग अलग बंटवारा कर दिया, अलग अलग लोगों को दायित्व दे दिया, लेकिन इसको स्थानीय स्वशासन के रूप में कौन लागू किया आगे चल के, लॉर्ड रिपन के द्वारा लागू किया गया। और इसी के बारे में जो है आगे चल के कौन रिपोर्ट देता है, एक लॉर्ड मिंटो के समय में कमेटी बनती है 1908 में, जिसको शाही आयोग कहते हैं, उसके द्वारा ये दिया जाता है। बाकी जो मूडीमैन समिति है, ये 1919 के चार्टर एक्ट की समीक्षा के लिए बनाई गई रहती है स्वराज्य दल के दबाव के बाद, ठीक है। बाकी जो फोसेट समिति है, ये भी वित्त से संबंधित है। हिल्टन यंग जो समिति है, हाँ, हिल्टन यंग समिति भी राजस्व से संबंधित है, ठीक है। तो जो फोसेट समिति है, हिल्टन यंग समिति है, सब राजस्व से संबंधित है। बाकी जो एक यंग हस्बैंड नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो करजन के समय में बनी एक कमेटी है, जो कि तिब्बत और भारत के बीच सीमा निर्धारण से संबंधित है। ये जो हिल्टन यंग समिति है 1915 में बनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, धन संपत्ति के विदोहन को लेकर बेलवई आयोग द्वारा किस वर्ष दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया गया था, तो 1895 में प्रश्न किया गया था। और आप लोग देखेंगे कि इसके बाद 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी रहते हैं, उसमें भी धन संपत्ति के दोहन के सिद्धांत को एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि नहीं, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, किया जा रहा है, ठीक है।
भारत की प्रथम कागजी मुद्रा बैंक ऑफ बंगाल द्वारा किस वर्ष जारी की गई थी? तो 1806 में इसको जारी किया गया था और किसके द्वारा जारी किया गया था? उस समय इसको बोला जाता था बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में, ठीक है? बाद में इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल पड़ गया। तो क्वेश्चन में तो बैंक ऑफ बंगाल ही था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सोचेंगे आप लोग कि 1806 में, तो इस पे शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड वेल्जली के हस्ताक्षर थे, ठीक है? तो अब आपको लग रहा होगा कि उस समय तो वेल्जली गवर्नर नहीं था, वो तो चला गया था, 1805 तक उसका कार्यकाल है। लेकिन इस पे जो हस्ताक्षर थे, वो शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड वेल्जली के थे, ठीक है? अब हम लोग का अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्याय से संबंधित सुधारों में उसका सलाहकार था? तो जैसे उसके भू-राजस्व सुधारों में जॉन सोर और जेम्स ग्रांट उसके सहयोगी थे, वैसे उसके न्यायिक सुधारों में सर विलियम जोन्स उसके सहयोगी थे, जो 1783 में अ, जो सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में, उसके क्या रहे थे? मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे। जब 1774 में पहली बार वहाँ पे न्यायालय स्थापित हुआ, तो उसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे और उनके जो सहयोगी थे हाइड, लेमिस्टर और चैम्बर्स थे, ठीक है? अगला प्रश्न है, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व दर अंततः शुद्ध उपज का 50% निर्धारित करना एवं बंदोबस्त किस वर्ष के लिए निर्धारित किस वर्ष किया गया था? तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन उसको थोड़ा समझने की बात है कि शुद्ध उपज का 50%, अब तक क्या था कि केवल एक अनुमान के आधार पर उन्होंने राजस्व निर्धारित कर दिया और हर साल उतना राजस्व ये वसूलते ही थे। लेकिन अब शुद्ध जो उपज होगी उस पे जो है किसान से कितना लिया जाएगा, उसका 50% लिया जाएगा, ना कि पहले से अनुमान पूर्व निर्धारित टैक्स लिया जाएगा। उसमें क्या होता था कि किसान की पैदावार कम हो गई लेकिन उपज का उतना ही लिया जा रहा है। कभी-कभी किसान की 95% जो फसल थी वो क्या करते थे लोग, टैक्स के रूप में ले लेते थे। तो इसको 1864 में क्या किया गया, सुधारा गया, ठीक है? अगला प्रश्न है कि आयोगों का सही क्रम लगाना है, कब-कब आए, ठीक है? तो मैकडॉनल्ड कमीशन 1900 में आया, प्रथम औद्योगिक कमीशन 1916 में आया, लॉर्ड हार्डिंग के समय हॉलैंड के अध्यक्षता में बना, प्रथम फिस्कल कमीशन 1921 में बना, ठीक है? इब्राहिम रहीमतुल्लाह के नेतृत्व में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1, 2, 3, ये तीनों क्रम से, ठीक है? अगला प्रश्न है, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आज के, ठीक है? तो अ, आज ये हमारा जो आर्थिक प्रभाव था उस पर अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक क्या है। जो फ्यूचर ऑफ कॉलोनियल इंडिया में आता है उसको हम लोग लेके आएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।